Hello everyone, welcome to another video of our PYQ series. So as promised, इस week I will be finishing each and every questions of economy, environment और half of the geography. ठीक है, इस week ये पूरा finish हो जाएगा और next week का schedule मैं आपको बता दूंगा. ठीक है, and thank you so much for giving me so much importance and love. This motivates me to work even harder. ठीक है, तो एज़ वी ऑल नो कि अपनी PYQ सीरीज़ में हम 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ सॉल्व करते हैं विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी एंड कॉन्सेप्ट बिल्डिंग. इस पूरी सीरीज़ का उद्देश्य है +40 मार्क्स एबव आवर 70 to 80 बेस लाइन. अच्छा, ये बेस लाइन क्यों कहता हूँ मैं? अभी मैंने 2 दिन पहले एक टेस्ट दिया था इसमें फोरम IAS में, जो उनका सिमुलेटर टेस्ट हो रहा है, उसमें मेरे 70 मार्क्स आए थे. ठीक है, ऑल्दो उसमें मेरी थोड़ी पॉलिटी और करंट अफेयर प्रिपेयर्ड नहीं है, बट वही है कि 70 में अगर आप +40 जोड़ दो तो उसके जो टॉप 100 रैंकर्स थे उसमें आप आ जाओगे और आपका वो कट ऑफ क्लियर कर देगा. तो ये दिस +40 मैटर्स अ लॉट, क्योंकि 70 to 80 में बहुत सारी भीड़ रहती है. बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विथ 1979 का फर्स्ट क्वेश्चन. क्या पूछ रहा है? सडन डिक्रीज इन बर्थ रेट. बर्थ रेट कम हो गया, इसका मतलब पॉपुलेशन कम हो जाएगी. ठीक है, क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल नहीं. इंक्रीज ऑफ सेविंग, बिल्कुल नहीं. इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, ठीक है. सडन डिक्रीज हो गया ना, और आपकी इनकम, नेशनल इनकम अगर सेम रही और पॉपुलेशन कम हो गई तो जो पर कैपिटा इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी. सेम क्वेश्चन ये भी है, व्हाट इज़ द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी, है ना. अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा? इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट कैसे की जाती है? जो टोटल अपना नेशनल इनकम होती है, आगे हम पूरा डिराइव करेंगे नेशनल इनकम कैसे आता है. नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, दैट इज़ पर कैपिटा इनकम. तो अगर पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो जाएगी. ठीक, से बिल्कुल सिंपल एक 2 क्वेश्चन थे एज ए वार्म अप. अब धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा. नेक्स्ट 1979 में आया द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन. अब देखो, ये चीज़ एक ट्रैप है, और ये ट्रैप ना 2024-25 तक चल रहा है कि यूपीएससी क्या करेगा कि फर्स्ट ऑप्शन जो है ना वो बहुत आपको लुक्रेटिव दे देगा कि आप कहोगे कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इंक्रीज इन मनी सप्लाई. अच्छा, आपको ये सही लगेगा, आप मार दिया, आपने बाकी तीनों ऑप्शन पढ़ा नहीं. एक रूल बिल्कुल अच्छे से रख लो कि रीड करना है ऑल द ऑप्शंस. ठीक है, और पॉलिटी में तो खास करके रीड ट्वाइस, ये लिख लो कहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ. दिस विल हेल्प यू टू गेन एटलीस्ट 10 मार्क्स इन द अपकमिंग प्रीलिम्स. तो रीड ऑल द ऑप्शन. एक देखो, इंक्रीज इन मनी सप्लाई से इन्फ्लेशन बढ़ता है, बट इंक्रीज इन मनी सप्लाई अगर प्रोडक्शन भी बढ़ गया तो इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि पैसा सबके हाथों में बढ़ गया और प्रोडक्ट्स भी बढ़ गए तो प्राइस सेम रहेगी. लेकिन इंक्रीज इन मनी सप्लाई हुआ एंड फॉल इन प्रोडक्शन हुआ, देन इन्फ्लेशन विल राइज. तो ऑप्शन सी विल बी द मोर करेक्ट ऑप्शन. दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट अगर आप ए और सी को कंपेयर करोगे तो यू विल ऑलवेज चूज सी. तो दिस वॉज ट्रैप एंड दिस वॉज ए क्लासिकल ट्रैप दैट यूपीएससी ऑलवेज सेट. ठीक है, ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है. 1982 में क्वेश्चन आया जो कि 2025 में भी वैलिड है. अभी जब मैं पीटी की करंट अफेयर वाली क्लास ले रहा था उसमें मैंने ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करी थी कि जो अपने 3 सेक्टर हैं मेनली, कि सर्विस सेक्टर, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर, उनके कंट्रीब्यूशन क्या हैं अपने पूरे जीडीपी में, और जीडीपी से ही अपना नेशनल इनकम डिराइव होता है, तो द रिलेशन विल रिमेन द सेम. तो 1982 में क्वेश्चन आया, चलो इसको देख लेते हैं. मेन सोर्स ऑफ इंडियाज़ नेशनल इनकम इज़, अब इसमें एग्रीकल्चर दिया, इंडस्ट्री दिया, फॉरेस्ट्री दिया, नन ऑफ दीज दिया. तो अगर आज ये क्वेश्चन आता है तो नन ऑफ दीज हो जाएगा. अब 1982 में क्या था वी डोंट नीड टू नो, बट उस समय भी सर्विस ही था. ठीक है, अब 2024-25 के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो जो सर्विस का कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है. कितना है? मोर देन 50% है. उसके बाद इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर का अराउंड 16 to 20% है. आपको ये याद रखना है मेंस के लिए डेटा. ठीक है, और जो एम्प्लॉयमेंट है ना वो एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा है. तो यही हमारे इकोनॉमी की स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि जिस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन सबसे कम है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है, मतलब लोग लो प्रोडक्टिव जॉब में फंसे हुए हैं. ठीक है, ये हमने पीटी की क्लास में किया हुआ था, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हो. चलो 1983 का नेक्स्ट क्वेश्चन आया.
इन द इंडिया द कॉम्प्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम इज़ ऑफन डिफ़िकल्ट। देखो, नेशनल इनकम जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसमें क्या क्या कैलकुलेट होता है। सबसे पहले जीडीपी की कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद कुछ डिप्रिशिएशन होगा, कुछ इनकम फ्रॉम अब्रॉड होगा, कुछ हमारे यहाँ से भी अब्रॉड जाएगा, है ना। जैसे लेट से कोई कनाडा से पैसा भेज रहा है तो कोई यहाँ से पैसा कनाडा भी भेज रहा है ना, तो नेट इनकम जोड़ते हैं। उसके बाद कुछ टैक्स मिलेगा, कुछ सब्सिडी मिलेगी। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कैलकुलेट होती हैं जब आप नेशनल इनकम के बारे में बात करते हो। तो पूछ रहा है कि जब इंडिया में नेशनल इनकम की कंप्यूटेशन होती है डिफ़िकल्टी क्यों आती है। लार्ज पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल नहीं। वेरी लो पर कैपिटा इनकम, तो कंप्यूटेशन में ये डिस्टर्ब थोड़ी करेगा। नॉन कॉपरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, क्या होता है कि अब जब 1983 में ये क्वेश्चन आया था तो उस समय टेक्नोलॉजी का इतना पेनिट्रेशन नहीं रहा होगा। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो कॉपरेट नहीं करता, मतलब उनका डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं होता, इसलिए हम कंप्यूटेशन में थोड़ा सा मतलब उतना बेटर नहीं कर पाते जितना बेटर हम कर सकते हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1984 में, ये रिपीट हुआ है 2022 में, आई थिंक 2011 में, और ये 2002 में भी रिपीट हुआ है। अभी आगे दिखाऊंगा मैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बट वेरी कंसेप्चुअल। चलो देखते हैं। प्राइस राइज गोज इन फेवर ऑफ दोज हु आर, मतलब कह रहा है कि प्राइस राइज अगर होगी तो किसके फेवर में जाएगी। तो जो डेटर होता है, मतलब जिसने लोन लिया, है ना, सिंपल टर्म में याद रखना है। क्रेडिटर मतलब जिसने लोन दिया। अब प्राइस राइज हो गई तो किसका बेनिफिट होगा। तो आप ये मान लो कि जो डेटर है ना, ये जो क्रेडिटर है, इसने लेट से 100 रुपये का लोन दिया था 8% पे, है ना, और इसको साल के अंत में मिले 108 रुपये। बट अगर इन्फ्लेशन 6% है, मतलब प्राइस अगर बढ़ गई और जो चीज़ पहले 100 रुपये में मिलती थी वो अब 108 में मिलने लगी, तो क्रेडिटर का तो लॉस हो गया अगर प्राइस इंक्रीज हो गई। तो अगर क्रेडिटर का लॉस हुआ तो बेनिफिट किसको हुआ, अगर डेटर को, है ना। तो हमेशा जो लोन देता है उसका लॉस होता है अगर इन्फ्लेशन आ जाए, अगर प्राइस रेस बढ़ जाए। ये सिंपल चीज़ आपको याद रखनी है, अभी जो मैंने वो लॉजिक बताया ना वैसे। तो द प्राइस राइज गोज इन फेवर ऑफ डेटर्स, ठीक है। डेटर मतलब जो लोन ले रहा है, वो जो लोन ले रहा है उसका लॉजिक बैठाना थोड़ा टफ है, बट जो लोन दे रहा है उसका लॉजिक बैठाना ईजी है, तो आप इसका वाइस वर्सा कर देते। एक बार और मैं रिवाइज करा देता हूँ। लेट से आप क्रेडिटर हो, आपने किसी को 100 रुपये का लोन दिया 8% पे, 1 साल बाद उसने आपको 108 रुपये दिया, बट इन्फ्लेशन की वजह से लेट से आप 100 रुपये में 1 किलो प्याज खरीदते थे, इन्फ्लेशन की वजह से अब आप 108 रुपये में 1 किलो प्याज खरीद रहे हो, प्राइस राइज हो गई, तो आपका लॉस हुआ, है ना, क्योंकि आप पहले भी 1 किलो खरीद रहे थे, अभी भी 1 किलो खरीद रहे हो, तो ओवरऑल ग्रोथ आपकी कुछ भी नहीं है। चलो नेक्स्ट एक टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, आप इसकी संधि विच्छेद कर दो, हिंदी मीडियम से हूँ मैं, बट स्टैगफ्लेशन मतलब स्टैग प्लस फ्लेशन, इसमें 3 कंपोनेंट होते हैं। इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, जॉब लॉस हो रही है, और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत कम है, ठीक है। ये 3 फैक्टर जब होते हैं तो इसको स्टैगफ्लेशन बोला जाता है। तो स्टैग्नेशन और इन्फ्लेशन अगर आप सिर्फ वर्ड्स ब्रेक करते तो भी हो जाता। ये वर्ड ब्रेकिंग वाला जो तरीका है ना, जो माइंडसेट है, ये अपने जो करंट अफेयर में साइंस एंड टेक के क्वेश्चंस होते हैं ना, वहाँ पे बहुत हेल्प करता है ये। तो आई होप कि आप इसको प्रैक्टिस करोगे। चलो 1985 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज आर इनकरेक्ट। अब देखो मैंने बोला ना कि जैसे ही इनकरेक्ट पूछे सबसे पहले भाई उसको गोला करो, नहीं तो फंस जाओगे। चलो पूछ क्या रहा है, क्या क्या बोला इसमें कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन सही है, सीपीआई जो है इन्फ्लेशन से रिलेटेड है, आगे मैं पढ़ाऊंगा आपको। तो 1 तो नहीं होगा, 1 काट दो, ठीक है, मतलब 1 सही है तो ये इनकरेक्ट नहीं होगा। एक्सपोर्ट कंसेशंस फिसल पॉलिसी, अच्छा ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस बोल रहा है इकोनॉमिक प्लानिंग, जो इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस होता है ना वो फिसल प्लानिंग में आता है, तो 3 तो गलत है, मतलब 3 हो सकता है, तो बी और सी में ये है, तो ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि 1 सही है तो इसमें नहीं आएगा। उसके बाद बोल रहा है डेफिसिट बजटिंग इनकम, इनकम इज रिलेटेड टू स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, तो 4 भी नहीं होगा, मतलब ये सही ऑप्शन है। तो 2, 3, 4 में से आपको ऑप्शन चूज करने। अब देखो इसमें 2, 3 भी है, 3, 4 भी है, तो 4 पे ध्यान देते हैं। जो डेफिसिट बजटिंग है ना, दैट इज़ नॉट रिलेटेड टू इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, डेफिसिट बजटिंग इज रिलेटेड टू आवर फिसल पॉलिसी। जैसे हमारी डेफिसिट कब होती है, जब हमारा
खर्चा ज़्यादा है, इनकम कम है ना। तो वो जो फिस्कल डेफिसिट होती है दैट इज़ रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी नॉट द इन्फ्लेशन, ठीक है। सो ये भी गलत हो जाएगा। हाँ सॉरी, तो ये गलत हो गया, तो मतलब वी होगा, और 3 हमने पहले ही देखा था कि इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस इज रिलेटेड टू फिस्कल पॉलिसी, तो अपना ऑप्शन ये हो जाएगा, है ना। दीज 3 and 4 आर इनकरेक्ट, है ना। ये बहुत कंफ्यूज करता है, मतलब मैं एग्जाम में बता दूं आपको दिमाग। तो सबसे पहले आप इनकरेक्ट वाला करते जाओ और बाद में डिसीजन लो। तो अब फिस्कल प्लानिंग के बारे में आ ही गया है, तो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या है फिस्कल प्लानिंग में। तो फिस्कल प्लानिंग में जैसे अपनी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री होती है वो टैक्सेस डिसाइड करती है, सब्सिडी डिसाइड करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर डिसाइड करती है कि कौन से प्रोजेक्ट पे कितना खर्च करना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कौन से प्रोजेक्ट चलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो फिस्कल प्लानिंग होती है ना वो शॉर्ट टर्म होती है, तभी आप देखो ना कि हर फाइनेंशियल ईयर में अपना बजट रिलीज होता है, अपने टैक्सेस बढ़ते घटते हैं, सब्सिडीज अनाउंस होते हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस होते हैं। सो फिस्कल प्लानिंग इज ए शॉर्ट टर्म। अब जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, एक इसमें वर्ड था ना इकोनॉमिक प्लानिंग, तो ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। आपको याद है कि जब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ था अपना 1992 में, दैट वाज द लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि अब हमारी इकोनॉमिक किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे अगर आप देखो कि अभी हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर रहे हैं, तो दैट इज़ इकोनॉमिक प्लानिंग कि जो लॉन्ग रन में हम क्या करेंगे। जैसे कि हमारे सर्विस सेक्टर पे फोकस हुआ था जब हम 1980s में थे, तभी आज देखो हमारे सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% है। सो जो इकोनॉमिक प्लानिंग होती है दैट इज़ लॉन्ग टर्म, फिस्कल प्लानिंग मतलब शॉर्ट टर्म, मतलब 1 साल 2 साल टाइप का, ठीक है। चलो अब आगे जीएनपी, जीडीपी, एनएनपी, इन सब के क्वेश्चंस की बौछार है, एंड आई ट्रस्ट यू कि आपने पढ़ा होगा, बट आई वॉन्ट यू टू एक बार आप रिवाइज कर लो, और मैं शॉर्टकट में बिल्कुल एक से कैसे दूसरा चीज़ डिराइव हो रहा है वो मैं आपको करा दूंगा। तो जीडीपी के कैलकुलेशन का सिंपल मेथड है C+G+I+X-M, ठीक है। आई होप कि आप इनके बारे में सब कुछ जानते हो। अब उसके बाद आता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, है ना। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर मतलब कितना इनकम आया माइनस कितना आउट गया, है ना। कुछ जो फॉरेनर इंडिया से कमा के बाहर भी भेजे होंगे तो नेट फैक्टर इनकम लेंगे। अब ये जीएनपी आ गया। अब आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, तो इसमें से डेप्रिशिएशन हटा दो, है ना। कुछ चीज़ें डेप्रिशिएट हुई होंगी, उनकी वैल्यू कम हुई होंगी ओवर द ईयर्स, तो आप उसको हटा दोगे तो आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, अब नेट नेशनल प्रोडक्ट में सब्सिडी भी है, टैक्स भी है ना। तो अब क्या करो कि आप नेट नेशनल प्रोडक्ट को अगर फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है, जो फैक्टर कॉस्ट है इट मीन्स कि इसमें सब्सिडी और टैक्सेस के इम्पैक्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट में से आप टैक्स हटा दो और सब्सिडी जोड़ दो। अब देखो ये नेट नेशनल प्रोडक्ट में से टैक्स हटाया क्यों? क्योंकि जब आप टैक्स किसी चीज़ में लगाते हो ना तो उसकी एक्चुअल वैल्यू बढ़ जाती है ना। लेट से किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू 3 है और आपने उस पर टैक्स लगा दिया 4 रुपये का, तो उसकी टोटल वैल्यू 7 हो गई। तो अगर बाद में इसको आपको इसकी एक्चुअल वैल्यू निकालनी है तो आपको 7 में से टैक्स निकालना पड़ेगा, है ना, तब जाके इसकी एक्चुअल वैल्यू निकलेगी। तो इसलिए जब आप टैक्स निकालते हो और सब्सिडी ऐड करते हो, लेट से किसी चीज़ की एक्चुअल वैल्यू है 12 रुपये, गवर्नमेंट ने आपको सब्सिडी दे दी 3 रुपये की, तो आपको वो चीज़ मिल गई 9 रुपये की। बट क्या ये 9 रुपये की एक्चुअल वैल्यू है? नहीं। जब आप इसमें सब्सिडी जोड़ोगे तब आपको एक्चुअल वैल्यू पता चलेगी। तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट में आप टैक्स निकालते हो, सब्सिडी ऐड करते हो एंड यू गेट द नेट नेशनल प्रोडक्ट। और इसी चीज़ को एनसीईआरटी अपना नेशनल इनकम बोलती है, ठीक है। अब नेट नेशनल प्रोडक्ट को आप पॉपुलेशन से डिवाइड कर दो तो पर कैपिटा इनकम आ जाएगा। देखो ये 4 चीज़ें अगर आपने अच्छे से पढ़ ली, ठीक है, अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हैं बिल्कुल, तो आप सारे क्वेश्चन आगे कर ले जाओगे। तो ये जो अभी मैंने पिछले 5 मिनट पढ़ाया है इसको रिवाइज कर लेना प्लीज़। 1986 का क्वेश्चन आया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ए नेशन कैन बी जज्ड बाई, है ना। हम देखते हैं कि हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ होता है? जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत हाई होता है ना। तो इंक्रीज इन ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट मतलब इसमें यहाँ पे आ गया सीधा, ऑल्दो ये कैलकुलेशन डिफरेंट है, बट अगर आपका इसेंस लो तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को अगर आप फैक्टर कॉस्ट पे देखो, है ना, टैक्स और सब्सिडी हटा के, तब आपको पता चलेगा कि यार एक्चुअल में कितनी वैल्यू प्रोड्यूस हो रही है एक नेशन में। तो दैट कैन बी अ गुड जजमेंट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, है ना।
जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। 1987 का नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स। देखो डोमेस्टिक सेविंग्स पे अभी आरबीआई के गवर्नर ने कुछ कुछ बोला है जो मैंने आपको पीटी 365 में कवर कराया है। उन्होंने बोला कि जो डोमेस्टिक सेविंग थोड़ी सी रिड्यूस हो रही है क्योंकि लोग जो है वो अपना फिजिकल एसेट में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि अपना रियल एस्टेट हो गया, गोल्ड हो गया एटसेट्रा, और फाइनेंशियल में कम कर रहे हैं। तो इस वजह से हमारी डोमेस्टिक सेविंग्स कम हो रही है। तो आज भी जो डोमेस्टिक सेविंग है, हाउस होल्ड सेक्टर सेविंग है, जो वो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है अपने डोमेस्टिक सेविंग्स में, है ना। डोमेस्टिक सेविंग्स मतलब क्या होता है कि जो टोटल जीडीपी है और जो फाइनल कंजम्पशन है, लेट से हमारा जीडीपी 100 का था और हमने 98 कंज्यूम कर लिया, तो हमारा 2 का सेविंग बच गया और ये सेविंग फिर से री इन्वेस्ट होता है अपनी इकॉनमी को प्रोग्रेस करने के लिए। तो डोमेस्टिक सेविंग्स में जो सबसे बड़ा पार्ट है वो हाउस होल्ड सेक्टर का है, कि मतलब हाउस होल्ड सेक्टर, मान लो एक बंदा H1 है, इसकी सैलरी है 80,000 रुपये, तो ये 60,000 रुपये का कंजम्पशन कर रहा है और 20,000 रुपये सेव कर रहा है। ये बैंक में गया, बैंक उसको लोन करेगा, लोन से फिर अपनी इकॉनमी ग्रोथ होगी। सो आज भी हाउस होल्ड सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा है। अब देखो ये जो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर है ये मुझे नहीं याद था और आपको भी नहीं याद होगा। मुझे ये पता था कि हाउस होल्ड सेक्टर इज़ द हाईएस्ट। अब इसमें थैंकफुली ये ऑप्शन था, अगर उस समय नहीं होगा आई डोंट नो व्हाट टू डू, दिमाग लगा लेना, इसको पढ़ लेना, और अगर आपको और जानना है विच आई डोंट रिकमेंड, गो एंड चेक ऑन द इंटरनेट, ठीक है। बट पीटी 365 के हिसाब से हाउस होल्ड सेक्टर में अभी जो सेविंग्स हैं वो कम हो रही हैं, तो वो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ सकते हो। चलो 1987 में पूछा इसने कि हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसका है, तो वो 1987 का पॉइंट था। अब ये अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन आया है तो मैं अपना एक ये लगा दिया है आपको, ये इंडियन एक्सप्रेस से, कि जो लग्जमबर्ग है, सिंगापुर है, मकाओ, आयरलैंड, कतर, नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ब्रुनई, गुयाना, यूएस देखो 10th पे है, हाईएस्ट पे है लग्जमबर्ग, ठीक है। सो ये आप याद कर लेना, ठीक, मतलब मोटा मोटा याद करो कि लग्जमबर्ग है, फिर सिंगापुर है, कतर में है, फिर यूएस सबसे 10th पे है। चलो देखो 1989 में वही सेम क्वेश्चन आ गया ना, ये वाला जो क्वेश्चन मैंने ऊपर कराया था कि अगर प्राइस राइज होंगी तो किसको बेनिफिट होगा। तो कहाँ चला गया, हाँ, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, है ना। तो हमने बोला था कि जो डेटर होगा, मतलब जो लोन लेगा, तो उसको बेनिफिट होगा, दिस डेटर, ठीक है। क्रेडिटर को लॉस होगा, इसको लॉस होगा, लिख लो ये। चीज़ों को ना बार बार लिखो, बार बार समझो, बार बार दिमाग में फिट करो, तभी जाके वो एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट करेंगी। चलो 1991 में एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा कि डाटा कलेक्शन फॉर द नेशनल इनकम एस्टिमेशन इज़ डन बाई, देखो उस समय ऑप्शन आपका था नेशनल NSSO, बट अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि NSSO को, ये जो CSO है ना, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन दिनों को मर्ज करके NSO बना दिया है, नेशनल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, और ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। मैं इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स ही बोलता हूँ। तो NSO इस समय वो सारे डेटा कलेक्ट करता है, जैसे अपना नेशनल इनकम हो गया, CPI का डेटा हो गया, इस तरह से, है ना। तो ये आगे देखेंगे कि कौन किसका डेटा कलेक्ट करता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। डिफ्लेटर, चलो डिफ्लेटर के बारे में आपको एक सिंपल फार्मूला बता देता हूँ कि जो GDP डिफ्लेटर होता है ना, वो होता है नॉमिनल GDP अपॉन रियल GDP। देखो नॉमिनल GDP जो होता है वो होता है अपना करेंट प्राइस पे, है ना, करेंट प्राइस, और जो रियल GDP होता है वो होता है 2011 वाले प्राइस से एडजस्ट करके, ठीक। अब ये देखो PYQ की क्लास है, मैं आपको पूरा बेसिक नहीं पढ़ाऊंगा, बट इतना मैं पढ़ा दिया कि जो नॉमिनल GDP होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द करेंट प्राइस, और जो रियल GDP होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन द 2011 प्राइस, जो कि हमारा बेस ईयर है, ठीक है। चलो तो ये याद रखना है आपको। तो डिफ्लेटर क्या हो गया अपना, कि अब GDP डिफ्लेटर निकालना है हमें, तो मतलब कि हम तो अपने नॉमिनल जो करंट GDP है हम उसको एडजस्ट कर रहे हैं रियल GDP के साथ, है ना। तो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, एडजस्टिंग फॉर द चेंजेस इन प्राइस लेवल, है ना, कि 2011 के हिसाब से अभी का क्या चेंज आया है, तो दैट विल बी नोन एज अ GDP डिफ्लेटर। चलो 1988 में क्वेश्चन आया, एज्यूम दैट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, CPI की बात कर रहा है, ठीक है, 1970 में 100 था,
एट प्रेजेंट 500 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में जान लो कि जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ना, दैट इट वेटेड एवरेज कैलकुलेशन, मतलब कि उसको वेटेड एवरेज निकालते हैं, ठीक है। हर चीज़ का अलग अलग वेट होता है जब हम सीपीआई कैलकुलेट करते हैं। तो अगर आप सीपीआई ऑल इंडिया की बात करो, सीपीआई दो तरीके का होता है, जैसे एक रूरल होता है, एक अर्बन होता है, अलग अलग इसमें वेटेज होते हैं। जैसे अर्बन वाले में हाउस का 0 वेटेज होता है क्योंकि वो मानते हैं कि, सॉरी, रूरल वाले में हाउस का 0 वेटेज होता है क्योंकि वो मानते हैं कि वो घर सबके पास होगा, ठीक है। बट सॉरी मैं कहाँ था, हाँ, कि जो रूरल होता है उसमें हाउस को मानते हैं 0 वेटेज देते हैं, बट अर्बन में हाउस को वेटेज मिलता है। बट अगर आप ऑल इंडिया को कंपेयर करो तो फूड का वेटेज सबसे ज़्यादा, उसके बाद सर्विसेज, फिर हाउसिंग, फिर फ्यूल, उसके बाद अन्य आइटम आते हैं, वो आप देख लेना, ठीक है। तो ये वेटेड एवरेज है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जो सीपीआई था 1970 में 100 था, अब 500 हो गया। तो भाई चेंज क्या हुआ? प्राइस ऑफ ऑल गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैव इंक्रीज 5 टाइम्स, नहीं। ऑल गुड्स एंड सर्विसेज नहीं, वेटेड चीज़ें होंगी। प्राइस ऑफ ऑल कंज्यूमर गुड्स, अब देखो ये तो ऐसे ही गलत हो क्योंकि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होता है, डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स होता है। ये डेफिनेशन डिफरेंस याद कर लेना प्लीज़। प्राइस ऑफ ऑल द आइटम इन स्पेसिफाइड लिस्ट हैव इंक्रीज्ड बाय 400%, नहीं। ऑल आइटम्स का सेम प्राइस नहीं होता, मतलब सेम वेट नहीं होता। तो आपके पास ऑप्शन क्या बचा? प्राइसेस हैव इंक्रीज्ड एंड द वेटेड मीन प्राइस इंक्रीज फॉर स्पेसिफाइड आइटम्स इज 400%। सो ये वेटेड, दिस वॉज द मेन कीवर्ड माय फ्रेंड, ओके। सो ये याद रखना है आपको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन इतने पुराने हैं बट आज भी ये रेलेवेंस रखते हैं, आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। चलो 1993, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, इसको मैं गलत कर गया था, मतलब दिमाग गलत चला दिया था मैंने। क्या बोल रहा है? अ जीरो रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑब्टेन्स नेसेसरली इन ईयर वेयर द एनुअल रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज। रेट ऑफ इन्फ्लेशन का पहले तो फॉर्मूला पढ़ते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, वहीं से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इन्फ्लेशन रेट क्या होता है? सीपीआई ऑफ करेंट मंथ। लेट से अभी आप हम जनवरी में इसमें बात कर रहे हैं, ये मंथ जो चल रहा है मार्च में, तो इस मंथ में जो सीपीआई कैलकुलेट करोगे और सेम लास्ट ईयर जो था आप उसको कैलकुलेट करोगे और फिर उसी से डिवाइड करके 100 करोगे तो आपका इन्फ्लेशन रेट आएगा। तो अब ये बताओ कि अगर सीपीआई करेंट मंथ में मान लो 120 है, पिछले मंथ में भी 120 था, तब 0 आ जाएगा। लेकिन पिछले मंथ से अब के मंथ में वो हो सकता है कभी बढ़ा हो, कभी घटा हो, कभी कांस्टेंट रहा हो। तो वी कैन नॉट कॉमेंट ऑन दैट कि इन एवरी वीक ये 0 ही रहा, नहीं। फॉलिंग एवरी वीक हुआ, बिल्कुल नहीं। बोथ फॉलिंग एंड राइजिंग इन द ईयर, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि वो हो सकता है कि उसने फॉल किया हो, फिर राइज किया हो और अल्टीमेटली वहीं आ गया हो, ठीक है। कांस्टेंट भी रहता तो भी मतलब इट इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन, है ना। कांस्टेंट इज कांस्टेंट इन एवरी वीक ऑफ द ईयर। एवरी वीक ऑफ ईयर से तो हम कैलकुलेट कर भी नहीं रहे, हम कर क्या रहे हैं? करेंट मंथ और सेम मंथ इन द लास्ट ईयर। सो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, ऑल्दो मैं सी और डी में कंफ्यूज हो गया था, अभी भी थोड़ा सा हूँ, बट जब मैंने इसके डेफिनेशन पढ़े तो आई सॉ कि सी इज़ द मोर एक्यूरेट ऑप्शन। अगर आपको इसके और डेफिनेशन या कुछ और क्लैरिटी है, आई वुड लव टू नो योर थॉट्स इन द कमेंट बॉक्स। कुछ लोग ऐसे हैं हु आर रेगुलर लिसनर एंड दे कमेंट थिंग्स, और ट्रस्ट मी जो कमेंट कर रहे हैं ना उनका बहुत अच्छा प्रिपेयर होने वाला है इन PYQs में। चलो 1993 का नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन कॉज ऑफ स्लो रेट ऑफ ग्रोथ, है ना। कह रहा है कि हमारी जो रेट ऑफ ग्रोथ है वो स्लो क्यों है। देखो ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारा जो कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है, जो हम प्रोडक्ट्स या गुड्स बना रहे हैं, दे आर नॉट वैल्यूएबल, या तो हम बहुत स्लो बना रहे हैं उनको, या वो उनकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है। तो अब देखते हैं क्या है। हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, बिल्कुल दिस विल बी वन ऑफ द ऑप्शन। अब कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में मैं आपको थोड़ा पढ़ा देता हूँ। कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है? अमाउंट नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग 1 यूनिट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज ए कैपिटल आउटपुट रेशियो। अगर आपका कैपिटल आउटपुट रेशियो ज़्यादा है तो मतलब आपको एक चीज़ बनाने में बहुत पैसा खर्च करना पड़ रहा है। चाइना का कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत कम है, दैट्स वाई दे आर एबल टू डू द मास प्रोडक्शन। चलो तो 1 हो गया, अब 1 जिसमें नहीं है उसको काट दो, ये हो गया। हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन,
ये भी बिल्कुल सही ऑप्शन है कि अगर स्लो रेट ऑफ ग्रोथ है, मतलब कि आपकी जो पॉपुलेशन है वो बहुत कंज्यूम कर रही है ना, उससे आपका एक्चुअल पर कैपिटा इनकम नहीं जनरेट हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्शन है वो कंज्यूम होती जा रही है, ग्रोथ नहीं हो पा रही। हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, ये तो होना ही चाहिए, है ना, इससे तो मतलब गलत हो गया, तो 3 नहीं होगा, 1 2 होगा, 3 नहीं होगा, तो ये आपका डी ऑप्शन सीधा ही आ गया, है ना, 1 और 2, ठीक है। हाई लेवल ऑफ फिशल डेफिसिट, अच्छा देखो फिशल डेफिसिट का कुछ रेट ऑफ ग्रोथ से डायरेक्ट कनेक्शन अभी नहीं है, बट ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2 इज़ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। कैपिटल आउटपुट रेशियो के बारे में मैंने आपको पढ़ा ही दिया। चलो अब देखो ये भी बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है कि टू नो वेदर रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। अब आप इस क्वेश्चन को सोचो कि इसमें टाइम का कंपोनेंट है ना, टाइम इज ए कंपोनेंट, ठीक। रिच आर गेटिंग रिचर आप मतलब ऐसे डिफरेंट टाइम में कैलकुलेट करोगे, तो सबसे पहले तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि टाइम का कंपोनेंट आना चाहिए। ये कह रहा है द होल सेल प्राइस ओवर डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, दिस कुड बी वन ऑप्शन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम in different periods of time, this could be one of the option. The distribution of income, different set of income received at a point of time, this will not be option. The availability of food grains over different, this could be option. तो अगर टाइम को आप सिर्फ देखो तो आपने सी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, बट रिच गेटिंग रिचर को सिर्फ फूड ग्रेन से आप कंपेयर नहीं कर सकते, सो डी विल ऑल्सो बी नॉट, मतलब डी विल बी द इनकरेक्ट। क्या बोल रहा है अब देखो, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ एन आइडेंटिकल सेट ऑफ इनकम रिसिपिएंट इन द डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम, ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि होलसेल प्राइस इंडेक्स एज सच इंडिविजुअल रिच या पुअर को नहीं दर्शाता, ये तो ओवरऑल प्रोडक्शन को दर्शाता है। सो दिस बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। इसमें मैं कॉन्सेप्चुअल सिर्फ इसलिए बता रहा था कि वो जो टाइम वाला कंपोनेंट है ना, लेट से अगर आप बी और सी में कंफ्यूज हो जाते तो आप देखते कि डिफरेंट पीरियड ऑफ टाइम की बात कर रहा है, ये सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहा है, तो आपका बी विल बी मोर एक्यूरेट, क्योंकि उसमें टाइम का वेरिएशन है। चलो लास्ट क्वेश्चन इस पूरी वीडियो का। अब देखो हमने कॉन्सेप्ट कर रखा है ना, अब आगे सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन करना है। सेम CPI, WPI, GDP, NNP, GNP पे भरे पड़े हैं क्वेश्चन, मैं करा दूंगा, ठीक है। अब जो क्वेश्चन रिपीटेड होंगे उनको स्किप कर देंगे या एक में ही क्लब कर लेंगे, तो उस हिसाब से क्वेश्चन हो जाएंगे। 1995 में क्या बोल रहा है, द मेन रीजन फॉर द लो ग्रोथ रेट इन इंडिया, देखो सेम चीज़ आ गया, इंस्पाइट हाई रेट ऑफ सेविंग्स, है ना, सेविंग रेट जबकि हमारी हाई है। सेविंग रेट हाई मतलब कितना है कि हम प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहे हैं, कंज्यूम कम कर रहे हैं, फिर भी हमारा कैपिटल फॉर्मेशन कम क्यों है? सेम चीज़, क्योंकि जो हमारा कैपिटल आउटपुट रेशियो है ना, दैट इज़ हाई, मतलब हमें पर यूनिट जो कॉस्ट है हमारी वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये चीज़ हम अगर रिड्यूस कर पाएँ तो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो बढ़ जाएगा। सो अगर आप यहाँ तक आ चुके हो, सो थैंक यू सो मच एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड डू द कमेंटिंग जो मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। और इस वीक जब मैंने प्रॉमिस किया है कि इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी ख़त्म होगी, तो मतलब होके रहेगी, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे कनेक्टेड, कीप प्रिपेयरिंग PYQ एंड वी विल मेक दिस ईयर, ओके।